नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी जीके की पाठशाला में और मैं पढ़ा रही हूँ आपको कंप्लीट हिस्ट्री। तो दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे अपनी पिछली क्लास में हुमायूं के बारे में, आज भी हम थोड़ा सा हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम आज शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका वेलकम है मेरी क्लास में और उसके बाद हम शुरू करते हैं अपनी आज की मोटिवेशनल कोट। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जो हारने वाला विद्यार्थी होता है वह जीतने वाले विद्यार्थी पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देता है। ऐसा होता है हम लोगों में, जो सक्सेस हो जाता है तो हम भी परेशान हो जाते हैं कि हम कब सक्सेस होंगे। तो दोस्तों, हर व्यक्ति हर किसी की तरह नहीं बन सकता। हर एक की प्रतिभा अलग अलग होती है और वो उस हिसाब से ही क्या करता है, आगे बढ़ता है ना। अब कोई आईएएस आईपीएस है तो पूरी दुनिया में सब आईएएस आईपीएस थोड़ी बन जाएंगे। सबकी फील्ड अलग अलग होती हैं और सबकी प्रतिभाएं अलग अलग होती हैं। तो कोई सक्सेस हो रहा है तो हमें उनसे कुछ अनुभव लेना है कि उन्होंने कैसे तैयारी करी, कैसे उन्होंने मेहनत करी। ये अनुभव हम ले सकते हैं। बाकी हमें खुद पता है कि हम क्या बन सकते हैं, हमारे अंदर क्या प्रतिभा है, ये हम खुद जानते हैं। बस थोड़ा सा सोचने का फ़र्क है और अगर हमने सोच लिया कि हम क्या बन सकते हैं, किस चीज़ में हम अच्छे हैं, तो उस चीज़ में ही हम बेहतर कर सकते हैं। इसलिए हमें परेशान नहीं होना है, जिससे कि वह जो परेशान होता है तो वह अपने लक्ष्य को पाने में थोड़ा पीछे हो जाता है। जबकि जीतने वाला विद्यार्थी क्या करता है, सिर्फ अपनी जीत पर और अपने कार्य पर ध्यान देता है। उसे सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई देता है और सिर्फ अपना कार्य दिखाई देता है कि मुझे ये कार्य करना है और इस कार्य के द्वारा ही मैं आगे बढ़ पाऊँगा। इतनी मेहनत मैं करूँगा तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगा, है ना। तो दोस्तों, समझ गए आप इसका क्या मीन है। इसका यही मीन्स है दोस्तों कि हमें किसी भी सक्सेस पर्सन को देखकर परेशान नहीं होना है। हमने अपनी तरफ से बस 100% देना है और हम सक्सेस ज़रूर होंगे। ठीक है, ऐसा सोचना है हमने। ठीक है दोस्तों। हुमायूं सरहिंद के युद्ध के बाद जुलाई 1555 में पुनः दिल्ली का बादशाह बन जाता है। आपको बताए थे, मैंने पूरे युद्ध बताए थे अपनी पिछली क्लास में। अगर नहीं देखे हों तो प्लीज़ एक बार जाकर देख लीजिएगा। ठीक है। जब 1555 में वह दिल्ली का बादशाह बन जाता है, ये देखिए हुमायूं दिख रहा है आपको। ये इमेजेस इसलिए दिखा रही हूँ दोस्तों कि जिससे आपको इस इमेज के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा याद हो पाए। जैसे बच्चों को इमेज दिखाते हैं ना तो वो बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, वही वैसा ही बड़ों के संग भी होता है। तो उन्हें भी अगर इमेज दिखा दी जाए तो बहुत जल्दी कैच करते हैं। इसलिए आपको इमेज दिखा रही हूँ कि आपको इसकी इमेज भी पता चल गई तो आपको थोड़ा तो हुमायूं के बारे में याद रहेगा। ठीक है। हुमायूं जो है दोस्तों 1530 में राजा बना। 1540 में कन्नौज का युद्ध करने के बाद वह रंक बना और 1555 में हुमायूं फिर दिल्ली का बादशाह बन जाता है। मतलब पहले वह राजा बना, फिर रंक बना और फिर बादशाह बन गया। ठीक है, राजा रंक राजा। अब ज़्यादा टाइम तक तो शासन नहीं कर पाया क्योंकि 1555 में उसे दोबारा शासन मिला मुग़ल सल्तनत का, लेकिन 1556 में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु भी कैसे होती है, उसने दीन पनाह भवन बनाया था ना, वहाँ एक पुस्तकालय था और पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हुमायूं की मृत्यु जनवरी 1556 में हो जाती है और हुमायूं के द्वारा बनाया गया दीन पनाह भवन, वहाँ के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अब इसका मकबरा बनाया जाता है हुमायूं का, और कौन बनाता है, दिल्ली में हाजी बेगम के द्वारा हुमायूं को दफन कर दिया जाता है। फिर हाजी बेगम के द्वारा उत्तर भारत की वास्तुकला की वास्तुशैली में नए दौर का प्रारंभ होता है और हाजी बेगम ने ही दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया जो संगमरमर का बना था और वहाँ बाग भी बनाए गए
और मकबरे में गुंबद भी बनवाए गए। देखिए, यह है दोस्तों मकबरा हुमायूं का। संगमरमर का मकबरा बना हुआ है ये, गुंबद भी बनाए गए हैं, बाग भी बनाए गए हैं। ठीक है, देखिए कितना सुंदर मकबरा बनवाया है हाजी बेगम ने। देखा आपने? तो ये मकबरा बनवाया किसने? हाजी बेगम ने बनवाया। ठीक है, हाजी बेगम ने ये मकबरा बनवाया और वह संगमरमर का बना था, और बाग भी बनाए और मकबरे में गुंबद भी बनवाए गए दिल्ली में। अब आते हैं शेर शाह सूरी। 1540 से 1545 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। शेर शाह सूरी का समय काल उनके कार्यों के लिए जाना जाता है। शेर शाह सूरी ने भू राजस्व व्यवस्था पर कार्य किया और लोक निर्माण पर भी कार्य किया। इसलिए इनको पता है आपको किन की गिनतियों में गिना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, अकबर, इनके संग इनकी गिनती होती है, क्योंकि इन्होंने भी अपनी जनता के लिए बहुत से कार्य किए। देखते हैं अपनी आगे की क्लास में क्या क्या है। ठीक है, यह है शेर शाह सूरी। तो दोस्तों, शेर शाह का जन्म 1472 में जौनपुर में हुआ था, और जौनपुर को ही क्या कहा जाता है? पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। शेर शाह का प्रारंभिक नाम फरीद था, और शेर शाह ने सूरवंश में द्वितीय अफगान वंश की स्थापना की। ऐसा आ जाता है कि सूरवंश में द्वितीय अफगान वंश की स्थापना किसने की? तो किसने की? शेर शाह ने की। और शेर शाह का प्रारंभिक नाम क्या था? फरीद था। और उसके बाद इसको बहुत से नाम मिलते हैं। शेर शाह सूरी मिलता है, फिर शेर खान मिलता है, और हज़रत आला ये भी उपाधि इन्हें मिलती है। तो देखते हैं, शेर शाह की सबसे पहली उपाधि थी शेर खान, जो बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी द्वारा दी गई थी, क्योंकि शेर शाह ने एक शेर को मार दिया था। शेर शाह ने एक शेर को मार दिया, इसलिए बहार खान लोहानी ने शेर शाह को क्या दी उपाधि? शेर खान की उपाधि दी। ठीक है, फिर शेर शाह ने हज़रत आला की भी उपाधि ली थी, और 1539 में चौसा के युद्ध के बाद शेर शाह की उपाधि भी धारण की। अब ये आ जाता है कि शेर शाह की उपाधि कब धारण की। ठीक है, पहले तो नाम फरीद था, फिर शेर खान हुआ, फिर क्या हुआ? हज़रत आला भी लिया उपाधि, और फिर शेर शाह की भी उपाधि ली। तो शेर शाह की उपाधि कब ली शेर शाह सूरी ने? तो कब ली? चौसा के युद्ध के बाद ली, 1539 में। ठीक है, अब आते हैं शेर शाह के प्रमुख युद्धों के बारे में पढ़ते हैं। 1528 में चंदेरी के युद्ध में बाबर की तरफ से लड़ा गया था। शेर शाह का जो प्रथम युद्ध था ना, तो वह पहले 1528 में चंदेरी के युद्ध में बाबर की तरफ से लड़ा, बाबर का सहयोग किया, और 1539 में शेर शाह हुमायूं के खिलाफ चौसा के युद्ध में लड़ा। ठीक है, कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में 1540 में हुमायूं के खिलाफ लड़ा था वो शेर शाह सूरी। फिर 1543 में रायसीन पर आक्रमण किया, और उस समय वहाँ का शासक कौन था? पूरनमल। रायसीन का शासक कौन था? पूरनमल था। और 1543 में रायसीन पर आक्रमण किया शेर शाह सूरी ने। पूरनमल और उसके साथियों के खिलाफ शेर शाह ने धोखे से बहुत ज़्यादा मात्रा में नरसंहार किया था, जिससे शेर शाह के चरित्र पर एक धब्बा लग गया। आपको आ जाएगा ऐसा क्वेश्चन कि शेर शाह के चरित्र पर धब्बा कब लगा, या चरित्र को कब गलत ठहराया गया, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। अगर थोड़ा घुमा फिरा के दे देंगे तो आप कौन सा युद्ध बताएंगे? 1543 के रायसीन पर जो आक्रमण हुआ था, उस युद्ध में पूरनमल और उसके साथियों का बहुत ज़्यादा मात्रा में नरसंहार किया गया था, और तभी शेर शाह के चरित्र पर एक धब्बा लग गया। ठीक है,
1544 में मारवाड़ युद्ध जो मालदेव के खिलाफ लड़ा गया। इस युद्ध के बाद राजपूतों को अफगानियों की ताकत के बारे में पता चल गया। 1544 के मारवाड़ के युद्ध में, ठीक है। इस युद्ध के बाद शेरशाह कहता है कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे भारत को गंवा दिया। मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे भारत को गंवा दिया। और वो कौन से युद्ध के बाद बोलता है? 1544 में मारवाड़ युद्ध में। मारवाड़ युद्ध के बारे में ऐसा बोलता है कौन? शेरशाह सूरी। शेरशाह का अंतिम युद्ध होता है कालिंजर का युद्ध, और वो होता है 1545 में कीरत सिंह के खिलाफ होता है। जैसे ही शेरशाह इस युद्ध में जीतने वाला होता है, तभी 1545 में शेरशाह की मृत्यु उक्का नामक यंत्र से हो जाती है। किससे हो जाती है? उक्का नामक यंत्र से शेरशाह की मृत्यु हो जाती है 1545 ईस्वी में। शेरशाह की मृत्यु के बाद शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में बना है, जो कि बलुआ पत्थर से बना हुआ है। सासाराम बिहार में शेरशाह का मकबरा बना है, जो कि बलुआ पत्थर से बना है। अब शेरशाह के प्रशासनिक व आर्थिक सुधार देख लेते हैं। क्या है शेरशाह के प्रशासनिक व आर्थिक सुधार? युद्धों के बारे में आपने जान लिया। देखिए, एक बार फिर से देखिए, ठीक है। देखिए, चंदेरी का युद्ध करा था बाबर के साथ मिलकर। 1539 में चौसा का युद्ध। फिर 1540 में कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, ठीक है। 1543 में रायसीन पर आक्रमण किया। फिर 1544 में मारवाड़ युद्ध किया। और फिर शेरशाह का जो अंतिम युद्ध होता है कालिंजर का युद्ध, और इसी युद्ध के बाद किसकी? शेरशाह की मृत्यु हो जाती है 1545 ईस्वी में, ठीक है। और कहाँ है शेरशाह का मकबरा? सासाराम बिहार में है। अब शेरशाह के प्रशासनिक व आर्थिक सुधारों के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। शेरशाह सूरी ने कर लगाया था उपज का 1/3, और मुल्तान में कितना लगाया? 1/4, ठीक है। कर लगाया था 1/3 और 1/4 कहाँ लगाया था? मुल्तान में। शेरशाह सूरी हमेशा क्या करता था? कृषकों की भलाई के बारे में सोचा करता था। शेरशाह सूरी ने अलाउद्दीन खिलजी की तरह ही मध्यस्थों को किस बीच में से हटा दिया। जैसे राजा और कृषक होते थे ना, तो उनके बीच में मध्यस्थ और चौधरी मुकद्दम ये होते थे, तो इनको हटा दिया राजा के और कृषकों के बीच में से। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की तरह ही किसान सीधा कर कहाँ देता था? केंद्र सरकार को देंगे, और बीच में मुकद्दम चौधरी जमींदार नहीं होंगे। शेरशाह ने कर लगाने के लिए पहले पूरी भूमि का सर्वेक्षण करवाया। पहले पूरी भूमि देखी, जैसा अलाउद्दीन खिलजी ने करा था। पूरी भूमि देखी, फिर भूमि सर्वेक्षण के लिए भी एक नया कर लगाया, और वह कर था जरीबाना नामक टैक्स लगाया 2.5%। भूमि के सर्वेक्षण के लिए पहले तो भूमि का सर्वेक्षण करा, और फिर भूमि के सर्वेक्षण के लिए भी एक नया कर लगाया, जिसका नाम था जरीबाना टैक्स 2.5%, ठीक है। शेरशाह ने भूमि को 3 भागों में बांट रखा था, ठीक है दोस्तों। एक थी उच्चतम भूमि, मध्यम भूमि और निम्नतम भूमि। 3 भागों में बांट दिया भूमि को। कौन सी उच्च है, फिर कौन सी उससे थोड़ा लो है, फिर कौन सी और लो है, ये सब देखा शेरशाह ने। और इसी कारण भूमि उच्च है, मध्यम है या निम्न है, इसके लिए जरीबाना सर्वेक्षण करवाया गया। और कितना करवाया गया? 2.5% करवाया गया, ठीक है, जरीबाना। कर वसूलने के लिए शेरशाह ने मुहसिलाना कर, जो 5% होता था, यह कर संग्रह करने वाले अधिकारियों की सैलरी निकालने के लिए था। जो टैक्स लेते थे ना, दूसरों से टैक्स लेते थे, उनके लिए ये कर लगाया गया मुहसिलाना। 5% था ये, 5%, और यह इन अधिकारियों को दिया गया जो टैक्स लेते थे और लोगों से, ठीक है, जिससे शेरशाह कर संग्रह करने वाले अधिकारियों को यह वेतन के रूप में दे सके। कौन सा? मुहसिलाना कर, जो 5% था। अब
भूमि के सर्वेक्षण के लिए कितनी भूमि हमारे पास है, उसके लिए एक टोडरमल नामक व्यक्ति को रखा था। टोडरमल बहुत फेमस व्यक्ति है। तो टोडरमल आगे अकबर के टाइम पर भी आपको मिलेगा। टोडरमल ने टोडरमल पद्धति को अपनाया और टोडरमल पद्धति में भूमि की पैमाइश की जाती थी। कौन सी पद्धति? टोडरमल पद्धति में भूमि की पैमाइश की जाती थी और गज सिकंदरी सन की दंडी का प्रयोग करके भूमि की पैमाइश कराई जाती थी और भूमि की इकाई क्या रखी गई थी? बीघा। क्या रखी गई थी? बीघा रखी गई थी। टोडरमल ने टोडरमल पद्धति को अपनाया और टोडरमल पद्धति में भूमि की पैमाइश होती थी। और पैमाइश कैसे होती थी? गज सिकंदरी और सन की दंडी का प्रयोग करके। ठीक है। अब रय क्या होता था? एक कर तालिका होती थी। और अब क्या शेरशाह क्या चाहते थे कि उन्हें नगद, ज़्यादातर तो वह नगद ही मांगते थे कि नगद के रूप में उन्हें कर दिया जाए। लेकिन उनके टाइम पे नगद और अनाज के रूप में भी कर दिया जा सकता था, लेकिन ज़्यादातर वो नगद पे ही क्या करते थे? फोकस करते थे कि हमें नगद ही क्या मिले? टैक्स मिले। मध्यस्थों की समाप्ति की पट्टा और कबूलियत प्रथा भी इन्होंने चलाई। अब क्या होता है पट्टा और कबूलियत प्रथा? दोस्तों, कबूलियत होता है कि किसान वादा करता था कि सरकार से कि वह कृषि करने के बाद कर की एक निश्चित धनराशि देगा और ऐसा किसान कबूल करता था। क्या करता था? ऐसा किसान कबूल करता था कि वह उपज की भी जो भी निश्चित राशि निकलती है वह सरकार को देगा, और ऐसा वो कबूल करता था। और जब ऐसा कबूल करता था तो सरकार भी उनको पट्टे के रूप में ज़मीन दे देती थी। ठीक है, देखिए, भूमि का पट्टा दे देती थी। शेरशाह के इन कार्यों से परिणाम क्या निकला? एक तो राजस्व में बढ़ोतरी हुई और दूसरा कृषकों के शोषण में कमी हो गई। राजस्व में तो बढ़ोतरी हुई, जब इतने टैक्स लगाए उन्होंने, फिर भूमि को नपवाया, कितनी भूमि अच्छी है, फिर थोड़ी लो है, ये सब जानकारी ली। उसके हिसाब से फिर टैक्स लगाया, मध्यस्थों को बीच में से हटा दिया। ठीक है, तो इनके कारण क्या हुआ? राजस्व में बढ़ोतरी हुई और कृषकों के शोषण में कमी हुई। कृषकों का शोषण होता था ना, क्योंकि कम रेट में कृषकों से क्या ले लिया जाता था? उनकी उपज ले ली जाती थी और फिर थोड़ा अपना निकालते थे मध्यस्थ जो बीच में थे, चौधरी मुकद्दम जमींदार जो होते थे, बीच में थोड़ा अपना फ़ायदा निकाल लेते थे अपने, और जितना उनका निकलता था हिस्सा उतना वो निकाल लेते और फिर उससे भी आधा हिस्सा किसके पास पहुंचता था? राज्य के पास, सरकार के पास पहुंचता था। तो ये थे शेरशाह के आर्थिक व प्रशासनिक कार्य। एक बार और देख लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, देखिए, कितना टैक्स लगाया था उपज का? 1/3, और मुल्तान में 1/4। फिर मध्यस्थों को बीच में से हटा दिया था। अब किसान सीधा कर किसको देते थे? केंद्र सरकार को देते थे। ठीक है, कर लगाने के लिए पहले भूमि का सर्वेक्षण करवाया कि भूमि अच्छी है भी नहीं है, हम तो टैक्स लगा देंगे और पता चला भूमि अच्छी नहीं है तो उसमें उपज कहाँ से होगी और वो कृषक हमें कैसे दे पाएगा। इसलिए उसके लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया गया। भूमि के सर्वेक्षण के लिए भी एक नई जरीमाना नामक टैक्स लगाया, 2.5%। अब जब भूमि देख ली कि अच्छी है या थोड़ी लो है तो फिर क्या करा? तो इसी के लिए फिर जरीमाना टैक्स लगाया था। तो भूमि के हिसाब से फिर जरीमाना टैक्स लगाया 2.5%, और फिर मुहिसलाना कर लगाया 5%। जो कर संग्रह करते थे, कर ला कर देते थे, तो उनको वेतन के रूप में वह मुहिसलाना कर दिया जाता था। ठीक है, फिर कितनी भूमि हमारे पास है उसके लिए एक टोडरमल नामक व्यक्ति को रखा, और टोडरमल ने क्या करा? टोडरमल पद्धति अपनाई और उसमें भूमि की पैमाइश की जाती थी। और भूमि की पैमाइश कैसे होती थी? गज सिकंदरी और सन की दंडी का प्रयोग करके। और भूमि की इकाई क्या रखी गई थी? बीघा रखी गई थी।
ठीक है। रय जो थी एक कर तालिका होती थी, इसमें करों के सारे रेट लिखे होते थे कि कौन सी चीज़ किस रेट में है। और शेरशाह के समय नगद और अनाज के रूप में भी कर दिया जा सकता था। पट्टा और कबूलियत मैंने आपको बता ही दिया है कि जो किसान है वो कबूल करता था कि हमारी उपज में जितना भी हिस्सा होगा हम आपको देंगे, ऐसा कबूल करता था। और जब ऐसा वो कबूल कर लेता था तो उसको पट्टे के रूप में भूमि दे दी जाती थी। ठीक है। और इससे फिर राजस्व में बढ़ोतरी हुई और कृषक के शोषण में कमी हुई। तो ये थी दोस्तों आज की हिस्ट्री की क्लास। कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार और रिपीट करके सुन लीजिएगा। बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपके लिए लिख कर लाई हूँ और आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूजीसी नेट है, यूपीएससी है, उसके लिए आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, थोड़े लेंदी आते हैं। और अगर आपको इनके बारे में पता होगा कि कैसे शेरशाह सूरी कैसे रहे, हुमायूं का जीवन काल कैसा रहा, शेरशाह सूरी का जीवन काल कैसा रहा, उन्होंने क्या क्या कार्य किए, तो आधे क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर देंगे। जो चीज़ आपने नहीं पढ़ी होगी फिर भी आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ा होगा, आपने जाना होगा, देखा होगा, तो तभी आप सही आंसर पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या हो रहा है आजकल कि कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा के दे दिए जाते हैं। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं शेरशाह सूरी के बारे में, तो शेरशाह सूरी के बारे में वो हमें 3-4 ऑप्शन दे देंगे, और हमें अगर शेरशाह सूरी के बारे में पता होगा तभी हम सही ऑप्शन पर पहुंच पाएंगे, है ना। कि शेरशाह सूरी ने क्या क्या कार्य किए, कैसे कैसे उसने युद्ध लड़े, कहाँ कहाँ लड़े, कब उसकी मृत्यु हुई, कहाँ हुई, ये सब चीज़ों के बारे में अगर आपको पता होगा तो आधा तो आप पेपर वैसे ही हल कर लेंगे। इसलिए दोस्तों बहुत अच्छे से ध्यान से इन्हें पढ़िएगा और आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत लाभदायक रहेगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।